हाय फ्रेंड्स। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल के बारे में। काफ़ी डाउट रहता है इसके बारे में कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के ऊपर जब क्वेश्चन आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि गवर्नर को ज़्यादा पावर है कि प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर है। बिल्कुल समझ में नहीं आता कौन से स्टेट इसमें कवर है, कौन से पार्ट में आता है, कौन से आर्टिकल में आते हैं। लिटरली बताऊँ, बहुत कन्फ्यूजन है इसके ऊपर। है कुछ भी नहीं इसके अंदर। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, कहाँ पे ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल है, कहाँ पे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। यही छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे आते हैं, इससे ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं। सही बताता हूँ आपको मैं, कौन सा कमीशन था, कौन सा कमीशन नहीं था, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ना मैंने देखा है ना। और ना ही आपको लग रहा होगा ना कि मैं सीडीएस की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये सिविल सर्विसेज में भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इससे बड़े कोई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आते नहीं है। अब आप लिख के ले लीजिए, बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल। पहले शुरुआत में फिफ्थ शेड्यूल से ही करते हैं बिकॉज फिफ्थ शेड्यूल काफी सिंपल है और सिक्स शेड्यूल भी वैसे सिंपल है, सही बताओ तो मैं। लेकिन चलिए शुरू करें अभी। तो भाई फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? भाई हमारे 10 स्टेट से डील करता है। आपको बता दो तो मैं, कितने स्टेट हैं? 10 स्टेट। अब पहले एक बात ये भी समझिए कि क्यों भाई, क्यों करने की जरूरत पड़ी इनके लिए, हमें एक अलग से शेड्यूल एरिया बनाने की क्यों जरूरत पड़ी है। ओके, वो भी अलग अलग से, क्योंकि यार ये जो लोग हैं ना यहाँ पे जो रह रहे हैं, ये हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हमारे साथ मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। इनके खुद के कस्टमरीज लॉज हैं। ओके, और खुद के अपने प्रैक्टिसेस हैं, खुद के अपने कल्चर हैं, सो विच दे वांट टू प्रोटेक्ट। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर 10 ईयर एक कमीशन सेटअप किया जाएगा which will look into the like how much we have done for the development and welfare of the scheduled caste and scheduled tribe. ओके, तो इसीलिए पहला जो कमीशन सेटअप किया गया था इट वाज देवहर कमीशन। कौन सा कमीशन भाई? देवहर कमीशन वाज सेटअप इन 1960 एंड 1961 देवहर कमीशन हैज गिवन द रिपोर्ट। तो देवहर कमीशन आपको दिमाग में रखना है कि देवहर कमीशन किससे एसोसिएटेड है? फॉर द शेड्यूल एरिया इन द फिफ्थ शेड्यूल। अब इन्होंने क्या क्या अपने रिकमेंडेशन दी थी आपको बता देता हूं कि भाई किस एरिया को हम फिफ्थ शेड्यूल में रखेंगे, ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट वहां पे 50% जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। कितने परसेंट? 50%। ठीक है, एक रीजनेबल इनका एरिया होना चाहिए। अब वो रीजनेबल एरिया इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन डिफाइन नहीं किया, बट एक रीजनेबल एरिया की उन्होंने बात की है। ओके, और साथ में अंडर डेवलप्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंडर डेवलप्ड होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अंडर डेवलप होना चाहिए। 50% एटलीस्ट वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स ही बात है, वहां पे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स उनके अच्छे नहीं होने चाहिए, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होनी चाहिए। उनके एरिया के मुकाबले अलग एरिया है जो आसपास का एरिया और डेवलप्ड है, उनका एरिया उतना डेवलप नहीं है। तो ये सब चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई थी। ये आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एरिया को हम शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशन। तो उसमें सबसे पहला वही था कि द एरिया शुड हैव द रीजनेबल पॉपुलेशन ऑफ 50% ऑफ द ट्राइबल 50% ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये आप देवहर कमीशन दिमाग में रखेंगे। 1960 में सेटअप किया गया था टू लुक इनटू द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल ट्राइब, मतलब लाइक शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, चलिए। और ये दूसरा कमीशन कौन सा है? दूसरा कमीशन 2002 में सेटअप किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2002 में सेटअप किया गया था दीपक भूरिया कमीशन। कौन सा कमीशन? दीपक भूरिया कमीशन। तो देखिए, देवहर और भूरिया कमीशन आप दिमाग में रखेंगे और किससे एसोसिएटेड है? फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, एंड स्पेशली फॉर द शेड्यूल एरियाज। तो ये दो कमीशन आपको बताया मैंने, प्लीज नोट डाउन करके रखिए। और देवहर कमीशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल पे। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा करेंगे, हमें समझ में आएगा। फिफ्थ शेड्यूल यहाँ पे अप्लाइज टू ओनली टू द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन मेनलैंड इंडिया। मेनलैंड इंडिया कहने का मतलब क्या है? क्या नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कवर नहीं है क्या? तो इसको थोड़ा सा हम खुद, आपको पता ही है, हम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर ही देते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग कर देते हैं, मेनलैंड इंडिया को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को कवर नहीं किया गया है। जब मेनलैंड इंडिया की बात करो तो यहाँ पे 10 स्टेट है। कितने स्टेट है भाई? 10 स्टेट है। ऑल्दो मैं पढ़ाऊंगा इसके साथ, लेकिन 10 स्टेट आपको बता देता हूं अभी से कि कौन से 10 स्टेट हैं। ठीक है, अब आपको ये सब बातें मैंने बता रखी हैं जब मैं पीआईक्यू कराता हूं, लेकिन फिर भी अब टॉपिक करा रहा हूं तो बताता हूं मैं। देखिए, शुरू करते हैं झारखंड से। झारखंड के नीचे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के इधर आता है उड़ीसा, उड़ीसा के इधर आता है आंध्रा, आंध्रा के साइड में तेलंगाना, ये दोनों भाई भाई हैं। फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के ऊपर क्या आता है?
गुजरात आता है, गुजरात के ऊपर क्या आता है, राजस्थान आता है, और बीच में क्या आता है, एमपी आता है। कितने हो गए, 9 हो गए, और यहाँ पे ऊपर क्या आता है, हिमाचल प्रदेश आता है। तो टोटल यहाँ पे 10 स्टेट आते हैं, ठीक है, जहां पे शेड्यूल एरियाज डिफाइन किए गए हैं। चलिए, तो ये मेनलैंड इंडिया के पार्ट में है। तो यहाँ पे कौन से 4 राज्य नहीं आते भाई, इट डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये कौन से पार्ट में कवर है, इट इज कवर इन द 6th शेड्यूल। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहीं पे आ जाता है कि 5th शेड्यूल में कितने स्टेट हैं, 10 स्टेट हैं, 6th में कितने हैं, 4 हैं। और वैसे दोनों आपको बताओ, दोनों आर्टिकल नंबर 244 में ही कवर है। आपको लग रहा होगा दोनों अलग, नहीं, दोनों आर्टिकल अलग अलग क्लॉजेस हैं उसके लिए, लेकिन आर्टिकल नंबर 44 में ही दोनों कवर है। कौन से पार्ट में आता है, इन द पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं शेड्यूल एरिया डिमार्केट कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा, किसको पावर है उसके एरिया को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए। तो यहां पे 5th शेड्यूल के हिसाब से जाएंगे तो यहां पे प्रेसिडेंट को पावर है। किसको पावर है, प्रेसिडेंट को पावर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया, ओके, एंड प्रेसिडेंट कैन ओनली इंक्रीज, डिक्रीज, अल्टर द बाउंड्री और रिवोक द शेड्यूल एरिया स्टेटस बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। तो क्या इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ऑफ कोर्स ये डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं है उनकी, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे नहीं करेंगे वो, ऑल्दो ही विल गेट द एडवाइस फ्रॉम द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन आपको यहां पे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम जो टर्म्स है उसके ऊपर फोकस करें, ओके। अब ये बात आपको दिमाग में बस कहीं बैक ऑफ द हेड होनी चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट के पास कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। जब सिचुएशन अराइज होगी, वो भी हमारे पीएम के अपॉइंटमेंट के टाइम की है, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, ऑलरेडी बात कर रखी है, वीडियो भी देख सकते हैं मेरे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे टर्म है, इंक्रीज, डिक्रीज, अल्टर, कुछ भी करना हो तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट उसके लिए नोटिफाई करेगा 5th शेड्यूल में। इसलिए 5th शेड्यूल को बार बार बोल रहा हूं मैं। तो प्रेसिडेंट को पावर है यहाँ पे, पूरी पूरी प्रेसिडेंट को पावर है। प्लीज माइंड इट, प्लीज माइंड इट, एरिया को चेंज करने के बारे में, ओके। लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर वहां की किसके हाथ में है, अब वो देखते हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट विथ शेड्यूल एरिया हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया। क्या करेगा भाई, गवर्नर प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट देगा उस एरिया के बारे में, उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, ओके। और उसके हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट विल इशू द डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट कि उन्हें उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या करना चाहिए। तो यहां पे गवर्नर को क्या पावर है भाई, गवर्नर इज लुकिंग इनटू दैट एरिया, गवर्नर इज गिविंग द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल देन इशू द डायरेक्शन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट कि आप उसको पर्टिकुलर एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा। या फिर प्रेसिडेंट इशू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज प्रेसिडेंट खुद से तो करेगा नहीं, प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे करेगा, पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही करेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि उस एरिया को लुक आफ्टर करने की ड्यूटी है गवर्नर की, लेकिन उस एरिया को अल्टर करना है, चेंजेस जो भी करने हैं, बाउंड्री चेंज करना है, ओके, या इंक्रीज करना है या फिर स्टेटस हटाना है, ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, सिंपल सी बात है, ओके। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट जब करेगा तो एनुअल रिपोर्ट देख के ही करेगा, ये भी समझिए जरा, लिंक करिए चीजों को। प्रेसिडेंट हवा में बातें नहीं करेगा ना, प्रेसिडेंट विल गेट द एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट and that report will be studied by the parliament, then he will get the advice from the PM and the council of minister, then he will issue the notification। लिंक समझिए ना। आप बोलेंगे अरे नहीं, लिंक देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, हमें कभी अंडरस्टैंडिंग भी करनी होती है कि अच्छा ये क्वेश्चन हमें रीजनेबली सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा बोलेंगे अरे नहीं यहाँ पे तो पार्लियामेंट लिख दिया, अरे लेकिन पार्लियामेंट के आगे भी तो देखिए क्या लिखा होगा, वो क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे। चलिए, यहां पे एक सबसे अच्छा वर्ड है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है। क्या बनती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अभी एग्जाम में आपको क्या देंगे, क्वेश्चन ऐसे आता है, इन द 6th शेड्यूल और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म। आपको लगेगा हाँ पढ़ा तो था हमने, नहीं, 6th शेड्यूल में नहीं, 5वें शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है। 6ठे शेड्यूल में तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रीजनल काउंसिल बनता है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है इन द शेड्यूल एरियाज। कितने मेंबर होंगे, नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, and out of the 20 member the 3/4 should be from the scheduled tribe, a member from the scheduled tribe। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ओके। और एक और बात, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं वही लोग होंगे जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझे आप एक तरह से। कौन से वो 3/4 लोग होंगे, those who are representing the scheduled tribe in the state legislative assembly, so 3/4 यहाँ पे वो होंगे, ओके। और बाकी के जो मेंबर होंगे वो कौन करेगा उनको भाई नॉमिनेट, उनको नॉमिनेट यहां पे करेगा गवर्नर,
सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़े। द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एडवाइज द गवर्नर ऑन द मैटर रिलेटेड टू द वेलफेयर एंड द एडवांसमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो आप दिमाग में रखें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं, इसमें 3/4 होते हैं दे आर द मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड स्पेशली दे आर दोज मेंबर who are elected to the state legislative council, state legislative assembly, okay, उसी पर्टिकुलर एरिया से वही 3/4 मेंबर वहां पे भी रहेंगे। अब गवर्नर की क्या स्पेशल पावर है भाई? अब आपको देखो, अब आप बोलोगे कि यार अभी तो आप प्रेसिडेंट चिल्ला रहे थे, प्रेसिडेंट की पावर क्या है? प्रेसिडेंट उस एरिया को कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, उसमें पावर है बस। गवर्नर की बाकी गवर्नर उसको लुक आफ्टर कर रहा है, समझे आप? गवर्नर उसको लुक आफ्टर कर रहा है, गवर्नर पूरा देख रेख कर रहा है कि अच्छा प्रॉपरली मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल की मदद से। अब ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल किसको भाई, ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल किसको रिपोर्ट दे रही है काम की? गवर्नर को दे रही है। ओके, चलिए। द गवर्नर कैन मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस, यहीं से वो लोग क्वेश्चन देते हैं। अब आपको लगता है कि अरे यहां तो हमने 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट पढ़ा था, प्रेसिडेंट आपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि प्रेसिडेंट उसको अल्टर कर सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर भाई साहब की। तो गवर्नर उस एरिया के लिए क्या करेगा भाई? मेक श्योर करेगा कि उस एरिया में प्रॉपर रेगुलेशन से काम हो रहा है। ओके, गवर्नर ने मेक श्योर करेगा कि जो पार्लियामेंट के लॉ हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ हैं, उस एरिया में मॉडिफाई होके लगाए जा सके। ओके, जैसे गवर्नर हैज अ पावर टू मॉडिफाई और एन्यूल एनी लॉ passed by the state legislature or the parliament for the concerned schedule areas। तो कहने का मतलब है यहाँ पे गवर्नर को यहाँ पे पावर उस एरिया के मैनेजमेंट की है। ओके, और गवर्नर किससे पूछ के करेगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से पूछ के करेगा। ऑफकोर्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को एक एम्पावरमेंट तो देनी पड़ेगी ना, अपने बॉडी कैसे बनाने के लिए थोड़ी रखी है कि अच्छा चलो बना दी है, मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग सेटिंग के लिए नहीं रखी है। तो जो भी गवर्नर करेगा खुद सोच के देखिए ना आप, जब उस पोजीशन के बारे में आप पढ़ते हैं ना, तो देखिए क्या गवर्नर के पास इतना टाइम है? गवर्नर को दुनिया भर के काम है, गवर्नर को पता है दुनिया भर की मीटिंग अटेंड करनी है। तो वॉट एवर गवर्नर इज डूइंग ऑन द एडवाइस ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहाँ पे तो एक तरह से मैं बोलूं कि जो पीस एंड गुड गवर्नेंस की बात है, वो पूरी ड्यूटी एक तरह से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को ही रहती है। लेकिन अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को उतनी पावर ना देके इन्होंने गवर्नर को दी है। Whatever happen, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल will report to the governor and then governor will make sure कि what need to be done। ठीक है, अब यहां पे ये भी बहुत बड़ा समस्या है कि गवर्नर खुद से कर रहा है या गवर्नर को सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री असिस्ट कर रही है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन however these regulation required the president assent before coming to effect। चलिए, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर को क्या है पावर है भाई यहाँ पे? गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर व्हिच डज नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया और एनी पार्ट। ओके, यही आपको बताया था, विथ मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन, यही आपको बताया था मैंने। गवर्नर इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन फॉर द पीस एंड गुड गवर्नेंस, यही बात है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ही है। प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ लैंड बाई और अमॉन्ग द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन सच एरियाज। मतलब आप उस एरिया से भाई अगर जमीन आपको चाहिए तो उसको रोका जा सकता है। लोग होते हैं ना जमीन खरीदना में, बाहर ही आके कोई ले रहा है तो ऑफकोर्स, और यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गवर्नर को रिकमेंड कर सकती है भाई आप जमीन यहाँ का नहीं दे सकते, किसी को बाहर वाले को नहीं दे सकते। ओके, सबसे बड़ा कंसर्न इनके लिए लैंड का ही होता है। ठीक है, चलिए। रेगुलेट कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मनी लेंडर्स बाई पर्सन हु लेंड मनी टू मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब इन सच एरिया। देखिए आपको पता है कि ये जो लोग हैं शेड्यूल ट्राइब वाले, जो लोग हैं शेड्यूल एरिया में जो रह रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है इनका, इनको कोई भी आके मूर्ख बना देता है। तो उस केस में ये मेक श्योर किया जाए कि भाई इनको हम प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि भाई जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती थी बेगार वाली, बेगार मतलब फोर्स लेबर की, या फिर इनको मनी लेंडर कुछ पैसा देके चला जाए, बोले कि आप हमारे लिए 100 काम करो, लेकिन जो वर्थ ही नहीं है, जो इनको ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इनके एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के मनी लेंडिंग वाले जो लॉज हैं इन पे मतलब एक तरह से उसको रेगुलेट करेगी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। चलिए, अब पार्लियामेंट की बात करते हैं। भाई व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट हियर? पार्लियामेंट कैन अमेंड द 5th शेड्यूल। ऑलरेडी आपको बता चुका था मैं कि 5th शेड्यूल के एरिया को कम करना है, ज्यादा करना है, या क्या उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो भी अमेंडमेंट यहाँ पे होगा कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी। अब आप खुद रिलेट करिए, यहाँ पे सबसे नीचे क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है,
20 मेंबर यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करिए चीजों को, 20 मेंबर है, ये किसको रिपोर्ट करेगी, गवर्नर को रिपोर्ट करेगा ऑफ कोर्स। फिर गवर्नर यहाँ पे जो भी अपनी पावर से यूज करेगा, मतलब लाइक मेक श्योर करेगा कि भाई पीस मेंटेन रहे यहाँ पे। गवर्नर रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। आपको लगता है प्रेसिडेंट उसको पढ़ने वाला है, प्रेसिडेंट विल टेबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब पार्लियामेंट जो एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट उसके हिसाब से काम करेगा, एंड देन प्रेसिडेंट विल गिव डायरेक्शन टू द गवर्नर एंड गवर्नर विल डू एक्ट अकॉर्डिंगली, सिंपल एज दैट। वन मोर थिंग, अगर इस एरिया को चेंज करना कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की रिपोर्ट अगेन वही प्रोसेस है। तो यहां पे दिमाग में रखना हमें कि 5th शेड्यूल में जो भी अमेंडमेंट करना है वो होगा यहां पे सिंपल मेजोरिटी से, कोई स्पेशल मेजोरिटी यहां पे नहीं चाहिए। ये मेरा बताने का मतलब है, यहां पे कोई भी एरिया को कम करना है, ज्यादा करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से किए जाएंगे, ना कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके लिए, ठीक है। पर्पस देखिए वही है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर आइडेंटिटी, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। इसलिए इस एरिया में क्या लाया गया, पेशा लाया गया, पंचायत एक्सटेंशन, ओके, टू द शेड्यूल एरियाज। ये 10 स्टेट में लाया गया है, जहां पे ग्राम सभा को ज्यादा पावर दी गई है। होपफुली आपको बताया है मैंने, ग्राम सभा को ज्यादा पावर दी गई है, जिससे ग्राम सभा यहाँ के जो मनी लेंडिंग से रिलेटेड या फिर माइंस क्या बोलते हैं, जो माइनर मिनरल्स होते हैं उससे रिलेटेड लॉज बना सकती है ग्राम सभा। तो ये जो पेशा एक्ट है 5th शेड्यूल में ही इंप्लीमेंट किया गया है, पेशा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर माइनर वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकती है, तो ग्राम सभा अपने लेवल पे जो ये सारी चीजें कर सकती है, जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब एक तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ग्राम सभा ये भी कर सकते हैं, बताता हूँ ग्राम सभा क्या क्या कर सकती है। ग्राम सभा को पूरी पावर है कि ग्राम सभा मेक श्योर करे कि उस एरिया में जो लोकल लेवल पे मार्केट ऑर्गेनाइज किया जाए, जो ट्राइबल जो प्रोडक्ट्स है अपना बेच सके वहाँ पे कोई बाहरी आके उनको एक्सप्लॉइट ना करे। ये सब ग्राम सभा को पावर वहाँ पे दी गई है एज पर द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इसके बारे में और डिटेल जानना है, प्लीज वॉच माई वीडियो, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन रिक्वेस्ट, ओके। एज ऑफ नाउ कितने स्टेट हैं, 10 स्टेट है हमारे, ये सब पढ़ लीजिए। वही आपको बताया मैंने, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। ये तो रैंडम यहाँ पे दिया, आपको सीक्वेंस में बताया, आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं। वही 10 के 10 स्टेट यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स 2022 में। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल of the Constitution of India, which of the following statement best reflect the consequences of it? It would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal. This would create a local self-governing body in that area. ये तो पेशा के लिए आ जाएगा। पेशा क्या करेगा, इनको ग्राम सभा को पावर देगा, तो वो पेशा के साथ चला जाएगा। This would convert that area into union territory, तो मतलब ही नहीं है। The state having such area would be declared a special category state, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए अलग कंडीशन है, ओके। आंध्र प्रदेश को कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है, तेलंगाना को कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर आपको पाना है तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स बैकवर्ड होना तो जरूरी है ही है, अंडर डेवलप्ड आपका होना चाहिए। आपका जो एरिया है, आपका जो स्टेट है, वो एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाला स्टेट होना चाहिए, बॉर्डर वाला होना चाहिए, ये सब चीजें हैं उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर आपको 5th शेड्यूल में डाला जाएगा तो आपका जो लैंड है उससे रिलेटेड लॉज कौन बनाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ओके। और लॉज मतलब मेक श्योर करेगा गवर्नर है, ठीक है, लेकिन आखिरकार ग्राउंड लेवल पे काम कौन कर रहा है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो ये था पूरा 5th शेड्यूल के बारे में। एक क्विक रिकैप अगर बताऊं तो आपको प्रेसिडेंट को पूरी पावर है यहाँ पे एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, लेकिन उस एरिया की रिस्पांसिबिलिटी गवर्नर के हाथ में है। उस एरिया में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें 20 मेंबर होते हैं, 20 में से 3/4 होते हैं वो शेड्यूल ट्राइब से ही होते हैं। लेकिन वो कौन से लोग होते हैं, ये वही लोग होते हैं जो उस एरिया से इलेक्ट हुए होते हैं, टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये वो लोग होते हैं, ओके। उस एरिया में भाई मेक श्योर किया जाता है थ्रू द गवर्नर कि उस एरिया के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे विद द हेल्प ऑफ द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। उस एरिया में ये मेक श्योर किया जाता है कि उस एरिया के जो लैंड है वो प्रोटेक्टेड रहे, ऐसा ना हो कि भाई आपने नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो उस एरिया में आप एक तरह से ही बोल सकता हूं कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन रोकने के लिए, कस्टमरी लॉज को मेंटेन रखने के लिए गवर्नर मेक श्योर करेगा कि सारी चीजें प्रॉपरली हो। और रिपोर्ट किसको देगा गवर्नर, अपना प्रेसिडेंट को देगा, सिंपल सी बात है। यहां पे कहीं भी स्टेट लेजिस्लेचर की बात नहीं की गई। एक और बात, क्या पार्लियामेंट के लॉज और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज यहां पे डायरेक्टली इंप्लीमेंट होंगे, नहीं इंप्लीमेंट होंगे। गवर्नर को पूरी पावर है कि उसको अपने हिसाब से
अमेंड कर सकता है, लेकिन किस अपनी पावर तो उतनी नहीं है, लेकिन किसकी हेल्प से करेगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो यहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का रोल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्योंकि हमने फिफ्थ शेड्यूल को हमने अच्छे से कर लिया। कौन से आर्टिकल? 244 में है, पार्ट 10 में आता है। चलिए आगे बढ़े। अभी देखिए अभी सिक्स शेड्यूल, अभी देखिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिक्स शेड्यूल में कौन से एरिया आ जाते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ऐसे 4 स्टेट हैं इसके अंदर। ये बता चुका हूं मैं कि सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, और इनको याद करने का तरीका है ATM स्क्वायर है। मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसमें मणिपुर नहीं है, लाइक ATM विदाउट मनी, इसको ऐसे आप याद करेंगे। ठीक है, अब इस एरिया में जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल बनती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल थी जिसके अंदर 20 मेंबर थे, यहां पे बनती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है। ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यहां पे डिफाइंड है, और वहां पे बनते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और यहां पे पावर गवर्नर को है। किसको है? यहां पे आप प्रेसिडेंट का नाम सुनेंगे ही नहीं। यहां पे पावर किसको मिलती है? यहां पे पावर मिलती है पूरी गवर्नर को मिलती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चलिए गवर्नर को यहां पे एम्पावर है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑर्गेनाइज करे, रीऑर्गेनाइज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गवर्नर को पूरी पावर है यहां पे। अल्टर द बाउंड्रीज, देखिए, और रीनेम द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। अब अंदर समझा आपको? वहां पे किसको पावर थी? वहां पे पावर थी प्रेसिडेंट को, यहां पे पावर किसको है? गवर्नर को। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा। ये आपको समझाने का पर्पस था। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, अभी जो मैं PIQ करा रहा था, ये मैंने टॉपिक इसलिए लिया बिकॉज PIQ में काफी देखा मैंने इसको। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल बनती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 30 मेंबर है। एग्जाम में पूछा था कि कितने मेंबर होते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ADC में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। जिसके अंदर जो क्वेश्चन में था वो बता रहा हूं, जिसके अंदर क्वेश्चन में दिया था कि 24 मेंबर वहां के डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू द एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज में तो लोग वहां पे वोट करेंगे, प्लस 6 लोग होंगे जो गवर्नर अपॉइंट करेगा। अब आप खुद देखिए क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4 मेंबर यहां पे नॉमिनेट करेगा गवर्नर, और वो गवर्नर के प्लेजर पे काम करेंगे। किसके प्लेजर पे काम करेंगे? गवर्नर के प्लेजर पे। प्रेसिडेंट का कहीं बात ही नहीं है। एंड रिमेनिंग जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड हैं, और रिमेनिंग मेंबर कितने हैं? 26 हैं, थ्रू द एडल्ट सफरेज। समझे आप? ये डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे, ये आप दिमाग में रखेंगे। और 4 मेंबर जो है यहाँ पे दे आर नॉमिनेटेड एंड दे आर वर्क ऑन द, और कितने साल के? जनरली यहाँ पे देखिए वैसे उनका जो टेन्योर होता है 5 साल के लिए होता है, लेकिन अगेन दे आर वर्किंग ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर जब चाहे उनको हटा सकता है। यहाँ पे किसी से उसे पूछने की जरूरत नहीं है, उसे कहीं पे भी यहां से पूछने की जरूरत नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से, असेंबली से, कहीं से, पार्लियामेंट से, कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है। चलिए, लेकिन यहां की जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। क्योंकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को कोई पावर ही नहीं दी थी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सिर्फ एडवाइजरी के लिए ही बनी है, सिर्फ एडवाइजरी के लिए बनी है। गवर्नर को एडवाइस करेगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एडवाइस करेगी गवर्नर को, और गवर्नर सारे काम करेगा। लेकिन यहां की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर दी गई है। यहां की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज मोर पावरफुल। देखते हैं, समझते हैं क्या क्या पावर है भाई। देखिए अब समझेगा आपको। द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल, दे कैन मेक लॉ ऑन द लैंड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे लॉज बने हैं वो उनके लिए नहीं लागू होंगे। हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना बेटे और बेटी को सबको इक्वली जाएगा, उनके अपने अलग है। हम बेटे को देंगे जा जो करना कर लो, तो उनके अपना अलग तरीके, या बेटी को देंगे जो करना कर लो, उनके अपने अलग अलग तरीके हैं इनहेरिटेंस के, हमारे अलग तरीके हैं। तो वो वहां पे जो जिस तरीके से काम करेंगे वो अपने हिसाब से लॉज उसके लिए बना सकते हैं ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। रेगुलेशन ऑफ मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग बाय द नॉन ट्राइबल, मतलब नॉन ट्राइबल के साथ कैसे ट्रेड करना है। अगर नॉन ट्राइबल आके को ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए क्या सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, इससे कि हमें वो लूटे ना, हमारा वो एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो पावर किसको है? यहाँ पे गवर्नर को नहीं पावर है। वहां पे हमने देखा था गवर्नर को पावर थी, यहाँ पे किसको पावर है? यहाँ पे रीजनल काउंसिल को पावर है, जिसके अंदर 30 मेंबर बैठे हैं और जिसके अंदर 26 के 26 इलेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए। ऑल द गवर्नर एसेंट इज रिक्वायर्ड, बट यू अंडरस्टैंड कि यहां पे इसको पावर ज्यादा दे रखी है इस बॉडी को। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? विलेज कोर्ट सेटअप कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी ट्राइबल के मैटर्स होंगे उसको डील कर सकते हैं। यहां तक कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे तो बिल्कुल रहेंगे, लेकिन गवर्नर उसको स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे रहेंगे वहां पे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे इनके लिए ये मैटर, मतलब ये लोग अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं।
अपने जुरिस्डिक्शन ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बात है, अगर इतना ही रोक लगाओगे तो फिर तो पैरेलल कोर्ट्स हो जाएंगी। तो इसलिए बोला है कि दे कैनॉट डील विद द केसेस ऑफ डेथ पेनल्टी, ऑफ कोर्स वो तो नहीं करेंगे, और इम्प्रिजनमेंट फॉर 5+ ईयर्स वो सब ये लोग नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स उससे छोटे लेवल के केसेस दे कैन डील अपने ट्राइबल, वो भी ट्राइबल पॉपुलेशन के, बाहरी वाले नहीं कि चलो हमने कोर्ट सेटअप कर रहे, नो, जो अपने एरिया के जो लोग हैं उनके लिए वो डील कर सकते हैं। They can access or correct the revenue, of course tax power इनके, they can levy the taxes for the profession, traders, animals and vehicles, everything whatever matter, जो उनकी लोकल मैटर्स अपने उस पे वो अपना एक तरह से कैसे पैसे जनरेट करना है, बिकॉज रेवेन्यू पावर है उनको यहाँ पे दे रखी है। They can grant license और लीज ऑफ द मिनरल एक्सट्रैक्शन, कौन से मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, मेजर के तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, तो माइनर जो मिनरल्स हैं उसके लिए इनके पास पूरा पावर है, दे विल गिव द, जिसको देना चाहे वो दे सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात, प्राइमरी स्कूल मैनेज कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज, मार्केट, कैटल पॉन्ड्स, फिशरीज, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर बेज, एक तरह से अपने गांव लेवल पे आप देखते हैं ना, ये सब चीजें जो पंचायत मैनेज करती है वो सारी चीजें लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे कहीं गवर्नर की बात आ रही है नहीं, लेकिन दे हैव दैट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी टू डू दैट। सबसे अच्छी बात ये, यहां पे आप थोड़ा पॉइंट नोट डाउन करिएगा, यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था एक, काफी यहाँ PYQ है एक तरह से ये वाला पॉइंट। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई और अप्लाई विद मॉडिफिकेशन, ये तो हमने वहां पे भी पढ़ा था, लेकिन यहां पे गवर्नर को क्या पावर है। देखिए जब असम का केस है, असम के केस में, क्योंकि 4 स्टेट है ना, तो असम के केस में गवर्नर को पावर है, गवर्नर विल डू द मॉडिफिकेशन, whereas for the other 3 स्टेट प्रेसिडेंट को पावर है। यहां पे ये अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यही है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के जो लॉज हैं उस एरिया में इंप्लीमेंट तो नहीं होंगे डायरेक्टली, विथ मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, लेकिन मॉडिफिकेशन कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर करेंगे, प्रेसिडेंट या गवर्नर का वहां पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मॉडिफिकेशन के लिए। तो असम के केस में विथ रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ गवर्नर करेगा, और यहां पे प्रेसिडेंट को पावर है अदर 3 स्टेट में। ये बात आप दिमाग में रखिए, प्लीज कहीं लिख लीजिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे गवर्नर का रोल क्या है, कैन अपॉइंट अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट, ऑफ कोर्स कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है या क्या है, तो गवर्नर को पूरी पावर है यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे अंतर क्या समझ में आता है हमें, जब 5th शेड्यूल की बात करता हूं तो उस एरिया को अल्टर करने की पावर है प्रेसिडेंट को, जब मैं 6th शेड्यूल की बात करता हूं तो गवर्नर को पावर है। जो भी मॉडिफिकेशन लॉज की हो जाए मतलब करने पड़ेंगे जो भी है, तो ज्यादा करके हमें देखने को मिलता है कि 5th शेड्यूल में गवर्नर को पावर है वहां पे, विद द हेल्प ऑफ द ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल। यहां पे बात करते हैं तो यहाँ पे असम के केस में गवर्नर को पूरी पावर है, वेयरएज बाकी अदर 3 में प्रेसिडेंट को है, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वहां पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है। यहाँ पे 30 मेंबर हैं, 26+4, 26 यहाँ पे इलेक्टेड हैं और 4 नॉमिनेटेड। वहां पे क्या है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, वहां पे कोई ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। 20 मेंबर है, 3/4 मतलब 15 हो गए, 3/4 मतलब 15 ही होते हैं ना, 3/4 + 5 ऐसा है वहां पे इक्वेशन। अब कौन कौन से भाई यहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से यहाँ पे असम के अंदर कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, नॉर्थ चहर, कार्बी एंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। एग्जाम में पूछा हुआ है। मेघालय का आपको याद हो जाएगा बिकॉज खासी गारो जयंती आए यहाँ पे। त्रिपुरा का त्रिपुरा के नाम पे है और मिजोरम का है चकमा मारालाई। इसको मैंने इतना फ्लो में याद किया है कि वो ऐसे ही मुंह से निकलता है, चकमा मारालाई, ठीक है। और टोटल 10 है, आसाम में 3 है, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 3 है, मिजोरम में 3 है। यहाँ पे नॉर्थ चहर, कार्बी एंगलोंग, बोडोलैंड एक बार लिखेंगे याद हो जाएगा और ज्यादा इसमें डिफिकल्टी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2015 में, यूपीएससी का है। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। खुद देख सकते हो आप। डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन द स्टेट, कोई मतलब ही नहीं है। डिटरमाइन द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, कोई मतलब नहीं है। तो ये आप अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी यहां से ज्यादा कोई हाई लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। ओके, तो ये था आज हमारा पूरा हमने डिस्कस किया 5th एंड 6th शेड्यूल। और अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रहे तो एक छोटा सा एग्जाम से पहले आपका मैं एक 5-10 मिनट का एक डिफरेंस बिटवीन बना दूंगा, एक वीडियो वो हो जाएगा। और मेरे हिसाब से PIQ हम कर ही रहे हैं, तो मोर देन एनफ है इतना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
जो भी लगेगा, जो PIQ में काफ़ी आ रहा है उसको करेंगे। और कुछ दिनों बाद मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।